व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट पार्ट में इस चैप्टर के हम लोगों ने फेयोल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अभी इस पार्ट में हम लोग टेलर के बारे में डिस्कशन करेंगे, एफडब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, और इनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं टेलर का क्या क्या योगदान है और टेलर किस तरीके से हमें मदद करते हैं मैनेजमेंट सीखने में, पढ़ने में और अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में। लेट्स बिगिन। अब बात करते हैं हम टेलर के बारे में। तो एफडब्ल्यू टेलर भी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हैं, ग्रेजुएट हैं, और टेलर ने जो बेसिक काम सीखा वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम के हैं। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था तो वहाँ पे मास प्रोडक्शन हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि यार जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत ही अनप्रोफेशनल है और मैनेजमेंट को एज अ डिसिप्लिन पढ़ना चाहिए। टेलर की दो बुक्स बहुत पॉपुलर हैं, एक तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा शॉप फ्लोर। तो टेलर का जो बेसिक पर्पस था वो ग्रास रूट लेवल पे प्रोडक्शन को देखना था। तो टेलर ने फैक्ट्रीज की स्टडी करी, अलग अलग जगह पे किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है उन सारी चीज़ों की स्टडी करी, और साइंस में बहुत बिलीव रखते थे। तो साइंटिफिक मेथड्स निकाले कि किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ सकता है, किस तरीके से काम हो सकता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टेलर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। एक बार गो थ्रू करना आप एनसीईआरटी में से, और शुरू करते हैं हम टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? जब मैनेजमेंट में साइंस लग जाए। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। वो हर चीज में साइंस लगाते थे। साइंस का मतलब ऑब्जर्वेशंस लगाना, एक्सपेरिमेंट्स करना, एक्सपेरिमेंटेशन लगाना, चीजों को कर करके देखना, बार बार 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार, ऐसा, और करते करते चीजें करना। ठीक है। एंड टेक्निक्स, तो यानी कि टेलर ने हमें दो चीजें दी हैं। जैसे फेयोल ने तो बस 14 प्रिंसिपल्स दिए थे ना, टेलर ने कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं, 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, और कुछ टेक्निक्स दी हैं इन ऑर्डर टू रिप्लेस ट्रायल एंड एरर मेथड। किसको खत्म करना चाहते थे? किस पे यकीन नहीं रखते थे? वो ट्रायल एंड एरर मेथड में यकीन नहीं रखते थे। ट्रायल एंड एरर क्या होता है कि करो फिर गलती कर दो, ट्राई करो एरर हो जाए, ट्राई करो एरर हो जाए, इसमें वो यकीन नहीं रखते थे। तो ट्रायल एंड एरर छोड़ के फोकस करते थे किसके ऊपर? वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, कि चीजों को साइंटिफिकली हमें किस तरीके से करना है। दैट वाज द माइंडसेट ऑफ टेलर, और वो अकॉर्डिंगली ही प्रोग्रेस करते थे। अब हम लोग देखते हैं कि टेलर के कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं जो टेलर ने हमें प्रोवाइड करे। तो 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है जो टेलर ने दिए हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो इन्हें पढ़ना कैसे है। आपको ना इसमें बीच में गैप देना है। आधे बच्चे तो समझते ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले साइंस, नॉट की इंपॉर्टेंस है, नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये तो नॉर्मल है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, ये तो नॉर्मल है। तो मेजर जो 3 प्रिंसिपल्स हैं वो बोल रहे हैं कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। ठीक है। तो देखो जी, सबसे पहले बात करता हूं फर्स्ट प्रिंसिपल की। पहले प्रिंसिपल ने, टेलर ने बोला कि देयर शुड बी साइंटिफिक इंक्वायरी, देयर शुड बी साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज साइंटिफिकली होनी चाहिए। उनका मानना यह था कि सपोज मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का भी एक बेस्ट मेथड होता है। ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट मेथड सिर्फ मेरे पास है, वो किसी के पास भी हो सकता है, बट वो मेथड आपको साइंटिफिकली एनालिसिस करके, साइंटिफिक रिसर्च करके, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से तब मिलेगा। आज मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, आज मुझे बाय गॉड ग्रेस, टच वर्ड, आज हम लोग कोई भी बुक्स यूज नहीं करते हैं और सब कुछ माइंड में सेट हो चुका है, तो हम लोग बस पढ़ा देते हैं, पढ़ा देते हैं, पढ़ा देते हैं। बट डू यू थिंक कि मैं फर्स्ट डे से, बिल्कुल जब मैंने पढ़ाना शुरू करा होगा बैक इन 2012, तब से ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, या पहले किताबें देखता हूँ, फिर इस किताब में ये है, इसमें ये है, इसमें ये, धीरे धीरे चीजें सीखी जाती हैं, धीरे धीरे चीजें करी जाती हैं। तो अगर हम बात करें टेलर की, तो उनका मानना था कि हर जगह पे आपको साइंस अप्लाई करनी है, रूल ऑफ थंब अप्लाई नहीं करना। और रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब होता है कि बस इसका यही फिक्स चीज है, आप ऐसा ही करके चलो, कि भाई अगर चाय बनानी है तो चाय ऐसे ही बनेगी, उसमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है। टेलर ने बोला कि हर चीज करने का एक बेस्ट मेथड होता है, और वो बेस्ट मेथड आप कैसे ढूंढ सकते हो? साइंस की मदद से। साइंस से उनका क्या मतलब हुआ? साइंस से उनका मतलब है कि एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंटेशन, एक प्रॉपर करके देखना चीजें और उसके ऊपर काम करना, कि आपने पहले करा कि यार बढ़िया बना, अब और इंप्रूव करके देखो, अच्छा हुआ, अब और इंप्रूव करके देखो। तो साइंटिफिकली चलो,
साइंटिफिकली सोचो, साइंटिफिकली काम करने की कोशिश करो। तो देयर शुड बी साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब नहीं कि चला चलाया जैसे दुनिया करती आ रही है वैसा नहीं, आप साइंटिफिक मेथड्स लगाओ, एप्लीकेशंस लगाओ, आपको ज्यादा चीजें मिलेंगी। ठीक है। नंबर 2, देयर शुड बी हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड है ये। हार्मनी का मतलब एग्री करना लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशन में, डिस्कॉर्ड का मतलब डिसएग्री करना, हर चीज पे डिसएग्री करना। अब एग्री करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज पे एग्री करके चलो। एग्री करने का मतलब है कि आप बेवजह की बेफालतू की लड़ाई झगड़े मत करो, आप अपनी ईगो मत बीच में लाओ कि अगर मैनेजमेंट को दिख रहा है कि जो लोअर लेवल है या जो नीचे की चीजें हैं, वर्कर्स हैं, वो वर्कर्स आपको कुछ अच्छे सजेशंस दे रहे हैं और आप वर्कर्स की सुन ही नहीं रहे हो, आप कह रहे हो नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, तो ये गलत है। उन्होंने बोला आप अपना मेंटल माइंडसेट चेंज करो, देयर शुड बी अ मेंटल रेवोल्यूशन, थॉट प्रोसेस में बदलाव होना चाहिए। टेलर ने बोला कि जो भी वर्कर्स हैं और जो भी मैनेजमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करें, एक पॉजिटिविटी लेके आए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की तरफ एक पॉजिटिविटी के साथ देखें, अच्छी चीजों के साथ देखें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें। देयर शुड बी कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन। ये होता है क्या? हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। आपको हार्मनी में चलना है, एग्रीमेंट में चलना है, एक साथ चलना है, एक दूसरे से अलग अलग नहीं चलना, क्योंकि आप दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, तो आप एक साथ चलो। देयर शुड बी हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। आप अकेला अकेला अपना अपना मत सोचो, डिसएग्रीमेंट मत करो, हर बात पे लड़ाई झगड़े मत करो, हार्मनी होना चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। अब इसी प्रिंसिपल को उन्होंने आगे बढ़ाया, ये इसका एक्सटेंशन होता है, इसी को और आगे बढ़ा दो तो हो जाता है कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क। अब मैं कर रहा हूं काम की बात, अभी तक आपने ठीक है, आपने माइंडसेट कर लिया पॉजिटिव, ठीक है, हमने वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, वर्कर्स ने मैनेजमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, कॉपरेट करना शुरू कर दिया, बट क्या सिर्फ दिमागी लेवल पे, क्या सिर्फ माइंडसेट लेवल पे? जब काम करने की बारी आई तो मैनेजमेंट ने बोला हम तो नहीं करेंगे, देखो हम मान गए थे तुम्हारी बात लेकिन हम काम नहीं करेंगे, अपना काम तुम ही करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी कॉपरेशन। आप एक दूसरे को कॉपरेट करके चलो, सिर्फ अपने अपने बारे में, इंडिविजुअल के बारे में मत सोचो। देयर शुड बी कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पे तो फ्योल ने भी बोला था आई को रिप्लेस करो वी के साथ, लेकिन मैनेजमेंट में वो टॉप लेवल की बातें करते हैं फ्योल। टेलर का मानना है कि ये शॉप फ्लोर, ग्रास रूट लेवल, फैक्ट्री लेवल की बातें करते हैं। इन्होंने बोला कि आप सिर्फ सोचो मत, तो इन दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे हम सिर्फ थॉट प्रोसेस, माइंडसेट की बातें करते हैं और यहाँ पे हम एक्चुअल काम की बात करते हैं। कॉपरेट करके काम करो, कॉपरेशन बना के चलो, इंडिविजुअलिज्म नहीं चलेगा। ठीक है, तो 3 हो गए। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस फॉलो करना है, रूल ऑफ थंब नहीं फॉलो करना। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, माइंडसेट चेंज करो। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉपरेट करो, अपने अपने बारे में अपना अपना काम करके चलते बनो, ऐसा नहीं, सबको एक साथ लेके चलो। ठीक है। लास्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। हर पर्सन का, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन है, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। उसकी बेस्ट पॉसिबल मैनर में, उसकी बेस्ट प्रोस्पेरिटी के लिए। यानी टेलर ने बोला पहले तो आप ट्रेनिंग पे ध्यान दो, आप अपने एम्प्लॉइज का सिलेक्शन किस तरीके से कर रहे हो उस पर ध्यान दो। सिलेक्शन बहुत साइंटिफिक वे में करो, बहुत अच्छे से करो, और एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर अपने एम्प्लॉइज की ग्रोथ पे काम करो, उनकी ट्रेनिंग दो उन्हें टाइम टू टाइम, उन्हें डेवलप करो, उनका करियर पे फोकस करो कि उनका करियर भी अच्छा हो जाए। तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी कब होगा? जब एक वर्कर को प्रॉपर सिलेक्शन होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, हर चीज पे हम काम करेंगे। ऐसे ही एक वर्कर का या जितने भी लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हमें किसने दिए थे? ये 4 प्रिंसिपल्स हमें दिए थे टेलर ने। टेलर का फुल नेम क्या है याद रखना, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, वहां पे कई बच्चे ये लगाए थे टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक हो गया। तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने ये 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब बात करते हैं कि टेलर ने कौन कौन सी टेक्निक्स दी हैं। प्रिंसिपल क्या करना चाहिए, टेक्निक कैसे करना चाहिए। अब साइंस नॉट रूल ऑफ थंब तो बोल दिया, लेकिन किस तरीके से सिलेक्शन करूं मैं एम्प्लॉइज का, क्या करूं? तो सबसे पहला जो टेक्निक दिया है और इंपॉर्टेंट भी है, जिससे एग्जाम से क्वेश्चन भी बनता है, वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप। सावधान इंडिया सवाल,
फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप का मतलब क्या है कि फॉरमैन जो भी है, जो भी आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट है, उनके फंक्शंस को बताता है किस तरीके से होना चाहिए। फंक्शनल फॉरमैनशिप में यही बताया गया है। इसने बोला कि आप एक फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। भाई कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, सोचने में अच्छे होते हैं, काम करने में अच्छे नहीं होते। कुछ लोग काम करने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका क्रिएटिविटी लेवल इतना बढ़िया नहीं होता। तो इसने बोला कि आपकी फैक्ट्री में जो प्लानिंग का काम है वो अलग लोग करें और जो प्रोडक्शन का काम है वो अलग लोग करें। मतलब कि प्लानिंग करने वाले अलग हो और उसको एग्जीक्यूट करने वाले अलग हो। एग्जीक्यूट करने वाले एनर्जेटिक होने चाहिए, प्रोडक्शन में जिनका काम बहुत अच्छा लगता है उन्हें फटाफट काम करना, ऐसे होने चाहिए। और प्लानिंग करने वाले क्रिएटिव, बढ़िया काम, नए नए इनोवेटिव आइडियाज, ऐसा। तो प्लानिंग में भी 4 लोग टेलर ने डिजाइन करे और प्रोडक्शन में भी 4 लोग डिफाइन करे। प्लानिंग में कौन कौन? प्लानिंग में सबसे पहले इसको हमने याद करने का टेक्निक रखा है डर्टी सर्जी। ठीक है, डर्टी में वाई कुछ नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिनेरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। पहले इन चारों को समझ लो। डिसिप्लिनेरियन का क्या काम होता है? डिसिप्लिनेरियन का काम होता है डिसिप्लिन बनाना। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहे, एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स और रेगुलेशंस बने रहे, तो रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, ये सब डिसिप्लिनेरियन का काम होता है। ठीक है, इसके बाद इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होता है नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देना। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में किसको क्या कराना है, कैसे कराना है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना, ये किसका काम है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम है। ठीक है, रूट क्लर्क का काम क्या है? जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उसको वेल डिफाइंड वे में डिवाइड कर देना और प्रॉपर रूट दे देना कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एक प्रॉपर रूट दे देना। ये किसका काम है? रूट क्लर्क का। उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये 2 चीजें बताता है कि कितना समय लगना चाहिए और कितना खर्चा आना चाहिए। कॉस्ट शीट ये बनाता है। तो ये जितनी भी प्लानिंग है कि क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, कैसे कोई काम करना है, रूट और वेल डिफाइंड करेगा उसको कि पहले ये प्रॉपर स्टेप्स बताएगा एक के बाद एक। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम डिफाइन करेगा और कॉस्ट क्लर्क कॉस्ट शीट बताएगा कि इतने खर्चे में काम होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया प्लानिंग। प्रोडक्शन में अच्छा DIRT, डिसिप्लिनरी, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इधर स्पीड बॉस, S से स्पीड बॉस, इसका काम होता है कि काम स्पीडीली हो जाए, बहुत स्पीड से काम हो जाए सारा का सारा, ऑन टाइम जो टाइम दिया गया है, यहाँ पे जो टाइम क्लर्क ने टाइम दिया था इतने में पूरा हो जाए, स्पीड बॉस। इंस्पेक्टर, इसका काम होता है क्वालिटी इंस्पेक्ट करना कि क्वालिटी ठीक से बन रही है या नहीं बन रही है, इंस्पेक्शन करना, सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं, कुछ झोल तो नहीं है बीच में। रिपेयर बॉस, अगर कोई भी मशीन, कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उसे रिपेयर करना, रिपेयर बॉस का काम। और गैंग बॉस, गैंग बॉस का काम होता है सारे रिसोर्सेज अरेंज करना पूरी गैंग के लिए, सारी मशीनरी रेडी रखना कि अगर कोई मशीन नहीं लानी है तो लेके आए, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराना, किसी को जो भी चाहिए वो ये गैंग बॉस कराएगा क्योंकि सबका बॉस यही है। ठीक है, तो बेसिकली प्लानिंग में 4, डिसिप्लिनरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और प्रोडक्शन में भी 4, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस एंड गैंग बॉस। और इन सबके नीचे कौन काम कर रहे होते हैं? वर्कर्स। इन सबके नीचे वर्कर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे टेलर और फ्योल का माइंडसेट मैच नहीं करता। फ्योल बोलता था ऑर्डर 1 बॉस से आने चाहिए, यहाँ वर्कर के ऊपर 8 बॉस रख दिए, इसने बोला 8 बॉस होने चाहिए, प्लानिंग वाले अलग, प्रोडक्शन वाले अलग। तो यहाँ पे दोनों का माइंडसेट मैच नहीं होता, बट ठीक है, अलग अलग सोच हो सकती है लोगों की, इसीलिए तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास फंक्शनल फॉरमैनशिप। फॉरमैन का लोअर लेवल के लोगों का फंक्शंस बताए गए हैं, तो यही काम होते हैं इनके। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरा टेक्निक जो कि है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन ये बोलता है कि आप जो भी अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, वो स्टैंडर्ड साइज डिफाइन करो, उसी साइज का बनाओ। स्टैंडर्ड क्वालिटी डिफाइन करो, उसी क्वालिटी का बनाओ। स्टैंडर्ड शेप डिफाइन करो, उसी शेप का बनाओ, तो आपकी सेल बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ ऑल आउट मॉर्टिन रिफिल की। ऑल आउट रिफिल की अगर हम बात करें तो एक ऑल आउट रिफिल जो है वो किसी भी मशीन में लग जाता है आज के टाइम में, चाहे वो गुड नाइट का हो, चाहे वो मैक्स का हो, चाहे वो ऑल आउट का ही हो, चाहे वो कोई और ETC, किसी भी कंपनी का हो, रिफिल फिट हो जाता है। बताओ क्या रिफिल की सेल बढ़ती होगी? अब सपोज मेरे पास ऑल आउट है और जो रिफिल मैं लेने गया वहां सिर्फ मोर्टीन का रिफिल था, तो मोर्टीन का भी लग जाएगा।
सेल किसकी बढ़ गई? मोर्टीन की। तो ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। अगर आप कैमरा का लेंस चेक करो, जैसे मेरा कैमरा का लेंस है, ये लेंस लगभग हर कैमरे में लग जाता है, बेसिक लेंस है, निकॉन के कैमरे में भी, कैनन के कैमरे में भी, हर कैमरे में लग जाता है, सोनी में भी लग जाता है। तो ये एक बेसिक सा लेंस है। तो ये भी क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। यही लेंस सब में है ना। सिमिलरली अगर मैं और बात करूं कि बैटरीज, मेमोरी कार्ड सब हर फोन में लग जाते हैं, सिम, कोई भी सिम हो हर फोन में लग जाता है। ये स्टैंडर्डाइजेशन है कि स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड शेप है, स्टैंडर्ड कलर है, इससे आपकी सेल प्रमोट होती है, रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते। दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन होता है अननेसेसरी वैरायटी को बंद कर देना। जो भी आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो बिकता नहीं है उसे मत बनाओ। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी शूज कंपनी की, कि ABC शूज कंपनी शुरू करती है वो इंडियन साइज 6 से, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और उसका 6 भी नहीं बिकता और 12 भी नहीं बिकता, उसका बिकता है 7, 8, 9, 10, 11। तो 6 और 12 ये दोनों उसे बंद कर देने चाहिए, क्योंकि इस पे उसका लेबर भी लगा है, एनर्जी भी लगी है, पैसे भी लगी है, और आउटपुट बन रहा है लेकिन बिक रहा नहीं, तो ये बंद कर देना चाहिए। ये होता है सिंप्लीफिकेशन। आपने देखा बहुत सारे ब्रांड्स नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, पिछला बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अब वो बिकेगा नहीं उनका। तो वो क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, अपना फोकस एक चीज पे कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड रख रहे हैं अपनी एक्टिविटीज को। स्टैंडर्डाइजेशन, एक स्टैंडर्ड साइज, क्वालिटी, शेप, इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ। सिंप्लीफिकेशन, अननेसेसरी वैरायटी को डिलीट कर दो, बनाना बंद कर दो, सिंपल सी बात। ठीक है। फिर आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या बोलता है कि अलग अलग वर्कर्स को अलग अलग डिफरेंट वेजेस मिलनी चाहिए। जैसा मैंने बोला कि एक स्टैंडर्ड आउटपुट है 50 यूनिट्स, स्टैंडर्ड आउटपुट है 50 यूनिट्स। जो भी लोग 50 से ज्यादा बनाएंगे, ग्रेटर देन 50 बनाएंगे, लिख देता हूं पूरा, अगर आप ग्रेटर देन 50 बनाओगे तो आपको पैसा मिलेगा 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए पर यूनिट। अगर आप लेस देन 50 बनाओगे तो आपको पैसा मिलेगा 80 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, 80 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। अब देखो फॉर एग्जांपल एक चिंटू है और एक चिंटी है। चिंटू ने बनाई 47, चिंटी ने बनाई 53। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस 6 यूनिट्स का है, लेकिन पैसे में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। कैसे? देखो जरा, इसको 50 से कम के हिसाब से पैसा मिलेगा 47 इंटू 80, इसको 50 से ऊपर के हिसाब से 53 इंटू 100, तो इसको तो मिलेगा 5300, और इसको कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 47 इंटू 80, 3760। देखो यूनिट्स का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 6 यूनिट्स का था, और पैसे का डिफरेंस कितने का आ गया? 1540, 1540 रुपए का डिफरेंस आ गया। इतना बड़ा डिफरेंस सिर्फ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो अगली बार से चिंटू का भी मन करेगा यार 50 से तो ऊपर ही बनानी है, कुछ भी हो, मेहनती हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और इसको मोटिवेशन मिलेगा, यार पैसा तो बढ़िया मिलता है, काम तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया है जी। तो याद रखो ये होता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जो ज्यादा काम करे उसे ज्यादा पैसा, कम काम करे उसे कम पैसा। तो दिस इज व्हाट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज। इससे आपके जो इंप्लॉइज है वो मोटिवेटेड रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, और आपका टारगेट तो पूरा कर ही देंगे, फायदा होगा। ये होता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो गाइज अब बचता है हमारे पास बिल्कुल लास्ट एक टेक्निक, जिस टेक्निक को हम बोलते हैं वर्क स्टडी। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? वर्क स्टडी। और वर्क स्टडी में हमारे पास 4 टेक्निक्स आ जाती हैं। कौन कौन सी? मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मेथड स्टडी की। मेथड स्टडी में कुछ भी नहीं है। टेलर का कहना है कि हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, और वो बेस्ट मेथड आप साइंस की मदद से ढूंढ सकते हो। तो मेथड स्टडी में टेलर सिर्फ एम्फेसाइज करते हैं वन बेस्ट मेथड पे। टेलर ने बोला कि देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। और वो कैसे ढूंढा जा सकता है? आप ऑब्जर्व करो अपनी फैक्ट्री में कि कैसे आप ग्रो हुए हो साल टू साल, ईयर टू ईयर, कैसे आपने चीजें बनाई हैं। व्हाट इज दैट बेस्ट मेथड जो आपने अडॉप्ट करा है? वो बेस्ट मेथड ढूंढो और उस पर काम करो। ये किसका मानना था? टेलर का। मोशन स्टडी की अगर बात करूं तो यहां पे टेलर ने बोला स्टडी ऑफ मूवमेंट्स। बोलता है एक वर्कर फैक्ट्री में कई बार अननेसेसरी मूवमेंट करता है। अब सपोज मुझे पेन चाहिए और मैंने पेन लिख दिया वो कॉर्नर पे, मुझे वीडियो बनाना हो तो पहले मैं वहां जाऊंगा, पेन लेके आऊंगा, फिर उसके बाद मैं फिर वहां रखने जाऊंगा, बच्चों को पढ़ाना है तो फिर लेके आऊंगा, फिर वहां जाऊंगा, फिर लेके आऊंगा, फिर वहां। तो दिन में 20 चक्कर मैंने ऐसे काट लिए बार बार इधर उधर। तो बताओ क्या मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही होगी, मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा होगा। तो टेलर का मानना है कि आप बहुत केयरफुल लुक रखो अपने वर्कर्स के मूवमेंट्स के ऊपर, कि आपके वर्कर कब मूव कर रहे हैं, कितना मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं। द मूवमेंट्स ऑफ योर वर्कर शुड बी केयरफुली एनालाइज्ड,
और फिर उन मूवमेंट्स में दो प्रकार के मूवमेंट देखो कि कौन से प्रोडक्टिव है और कौन से अनप्रोडक्टिव है। अब सपोज आपका वर्कर दिन में 50 बार तो प्रोडक्टिव मूवमेंट करता है और 30 बार अनप्रोडक्टिव, तो ये तो फालतू है, इसे हटा दो। अगर उसको कोई टूल चाहिए तो वहीं उसकी टेबल के पास रख दो, अगर उसको कोई रिसोर्स चाहिए वहीं उसके टेबल के पास रख दो। उसका अनप्रोडक्टिव मूवमेंट खत्म करो। ये खत्म होंगे तो एक तो वो एनर्जेटिक रहेगा, एनर्जी सेव होगी, वो यहाँ पे बहुत सारे काम करेगा, बहुत सारे यूनिट्स बना के देगा आपको, प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका पैसा बचेगा, कॉस्ट बचेगा, बीमार नहीं होगा। तो बहुत फायदे हैं। इस पर्टिकुलर स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मोशन स्टडी। फिर आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी आपको नाम से बदल रहा होगा कि टाइम की स्टडी करना, कि कितने समय में काम हो जाएगा, कितने टाइम में, कितने वर्कर लग रहे हैं, कितना टाइम में वो काम पूरा कर रहे हैं, वो वर्कर्स कितनी शिफ्ट्स लगा रहे हैं। तो प्रॉपर टाइम की स्टडी करना कि काम जो भी टारगेट है वो कितने में पूरा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं टाइम स्टडी। तो यहाँ पे वर्क स्टडी में पहले मेथड, कौन सा बेस्ट मेथड होगा, मोशन, मूवमेंट्स कौन कौन से हैं, टाइम कितना समय, और फिर फटीग। फटीग में होता है हम स्टडी ऑफ रेस्ट, स्टडी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। भाई मुझे एक बात बताओ, मैं काम कर रहा हूं, मैं एक फैक्ट्री में वर्कर हूं, आई एम बाउंड टू गेट टायर्ड, यार मैं थक जाऊंगा। तो पहले आपको ये देखना है कि एक वर्कर कितनी देर में थक जाता है, आफ्टर हाउ मच टाइम अ वर्कर फील्स टायर्ड, ठीक है। अब उसको कितनी बार दिन में रेस्ट देना है। सपोज मैं एक वर्कर हूं, मैंने 4 घंटे काम करे, फिर मैं थक गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने 4 घंटे काम करा, फिर थक गया, फिर मैंने 4 घंटे काम करे। तो इसका मतलब पहली चीज तो मैं दिन में 2 बार रेस्ट लेके काम कर सकता हूं। तो क्या निकाला मैंने? सबसे पहले तो 2 रेस्ट इंटरवल्स, कि मेरे वर्कर को मुझे दिन में 2 बार तो रेस्ट देना है। अब वो जो रेस्ट देना है वो कितनी देर का है? 4 घंटे के बाद जब मैं थक गया तो कितनी देर बाद मैं फिर रिफ्रेश हो गया? मैं रिफ्रेश हो गया 30 मिनट्स के बाद, यानी टाइम ऑफ रेस्ट इंटरवल, ठीक है। कितनी देर? 30 मिनट्स। मैंने ये भी देख लिया। उसके बाद मुझे ये देखना है कि पहले 4 घंटे बाद मैं थक गया था, रेस्ट इंटरवल दे दिया। उसके बाद फिर कितनी देर बाद, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कितनी देर बाद मैं थक जाऊंगा दोबारा से, है ना। तो कितने रेस्ट इंटरवल देने हैं? 2। फिर उन 2 रेस्ट इंटरवल में कितना गैप होना चाहिए, उन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, कि पहला 4 घंटे बाद, दूसरा 3 घंटे बाद, या वो भी 4 घंटे बाद ही। और वो जो रेस्ट इंटरवल दिया है वो कितनी देर का होना चाहिए। तो 3 चीजें आपको स्टडी करनी है फटीग स्टडी के अंदर। फटीग स्टडी मतलब रेस्ट की स्टडी। इसके अंदर 3 चीजें चेक करके चलो। पहले तो रेस्ट इंटरवल कितने होंगे, देन रेस्ट इंटरवल्स का टाइम कितना होगा, देन वो जो आप रेस्ट इंटरवल दे रहे हो वो कितने टाइम के बाद दे रहे हो, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, वो क्या होना चाहिए। पहला अगर 5 घंटे बाद दिया, क्या दूसरा भी 5 घंटे बाद, इस तरीके से। तो ये सब स्टडी हमारी कौन सी स्टडी होती है? फटीग स्टडी। तो मेथड स्टडी एक बेस्ट मेथड, मोशन स्टडी हमें स्टडी ऑफ मूवमेंट्स की क्या प्रॉपर बेस्ट मूवमेंट होना चाहिए। उसके बाद टाइम स्टडी, क्या प्रॉपर टाइम शेड्यूल रहना चाहिए, कितने समय में काम पूरा होना चाहिए। और फटीग स्टडी, स्टडी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने रेस्ट इंटरवल, कितनी देर बाद, और जब रेस्ट इंटरवल दे दोगे तो वो कितनी देर का रेस्ट, ठीक है। ये प्रॉपर स्टडी, जब ये चारों स्टडी पूरी हो जाती है इसको बोलते हैं हम वर्क स्टडी। तो ये सारी चीजें टेलर ने बताई, ये करके चलो तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट टेलर का टेक्निक। टेलर के प्रिंसिपल पढ़े हमने इस वीडियो में, टेलर के टेक्निक पढ़े, टेलर के बारे में पढ़ा, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त। बिल्कुल लास्ट में आपकी बुक्स में आपको एक टेलर और फ्योल का डिफरेंस गिवन होगा, उसको एक बार गो थ्रू करना। जितनी चीजें मैंने तुम्हें इस चैप्टर में बताई हैं वो सारी वहां पे लिखी हुई है, एक बार गो थ्रू कर लेना। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। 4 चैप्टर्स हमारे पूरे हो चुके हैं। इसके बाद फिर हम लोग करेंगे बस ऑर्गेनाइजिंग और मार्केटिंग, और हमारा बीएसटी का जो भी सिलेबस है वो सब हो जाएगा डन। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। होपफुली आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हैं और सारी चीजें कवर कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।